हेलो एवरीवन, वेलकम टू हंटर एक्सप्लेन। आज मैं ब्लैक कॉर्पोरेशन का चैप्टर 4 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यदि आपने इससे पहले के चैप्टर नहीं देखे तो उन्हें देख लें, जिससे आपको आगे की पूरी स्टोरी समझ में आएगी। चैप्टर 4 की स्टार्टिंग में हम किंग को देखते हैं, जो चियोंग से कह रहे होते हैं कि इस समय बहुत सी चीजें हुई, लेकिन आपसे तुम क्राउन प्रिंस हो, और कहते हैं कि अपने भाइयों के साथ अपने रिश्ते को और गहरा करो और इस महान किंगडम को मेरे बाद लीड करने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर चियोंग कहता है कि मैं आपके वचन को अपने मन में एक दृढ़ नियम के रूप में रखूंगा पिताजी। और तभी महारानी कहती है, क्राउन प्रिंसेस, आज से आप इनर पैलेस की इंचार्ज होंगी। आपको यह सुनिश्चित करने में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि इनर पैलेस में कोई भी अनावश्यक उपद्रव ना हो। तब किम की मम्मी क्राउन प्रिंसेस कहती हैं, महारानी, हर मजेस्टी, द क्वीन ने जो भी कहा है मैं उसे अच्छे से याद रखूंगी। तब क्वीन कहती है, तुम्हारा बच्चा तो बहुत प्रतिभाशाली लग रहा है। तब किम थैंक यू कहता है, जिस पर किम के फादर चिंग योंग कहते हैं कि वह अभी से प्राइम नॉलेज को सीखना चालू कर दिया है। जिस पर क्वीन कहती है कि सच में क्या अभी यह 4 साल का नहीं हुआ? जिस पर किम के फादर चिंग योंग कहते हैं कि यह इस साल अक्टूबर में 4 साल का हो जाएगा। तब किंग कहते हैं, यह तो हमारे किंगडम और रॉयल फैमिली के लिए एक ब्लेसिंग है। तब किम सोचता है कि जैसा मैंने सोचा था, यहाँ का माहौल तो बहुत ही ज्यादा टेंस है, और सोचता है कि मास्टर सैम कहते थे। फिर हम मास्टर सैम को देखते हैं, जो कहते हैं कि क्या तुमने वह कहावत सुनी है कि तुम्हारी पहले जिंदगी का दुश्मन तुम्हारी दूसरी जिंदगी में तुम्हारी बीवी होती है। और कहते हैं कि यह कहावत जोसियन डायनेस्टी के किंग तेंजोंग और उनकी वाइफ के लिए परफेक्ट फिट होती है, और या मैं कहूँ कि उनका रिश्ता लव हेट कपल वाला था। किम बताता है कि किम तेजोंग ने अपनी वाइफ के सभी फैमिली मेंबर्स को मार दिया था ताकि वह अपने मटेरियल रिलेटिव को चेक में रख सके, और कहता है कि आप इसे देखकर कह सकते हैं कि इन दोनों की रिलेशनशिप लव हेट वाली है। और तभी किंग कहते हैं, क्राउन प्रिंसेस, मैंने सुना है तुम्हारे पिता भी कुछ समय से बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। तब क्राउन प्रिंसेस डर कर कहती हैं कि मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं हमेशा अपने ही रूम में रहती हूँ, और वह बहुत ज्यादा डर रही होती हैं। तब राजा कहते हैं कि तो ऐसा है, और कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि वह आरामदायक जीवन जी सकेंगे, क्योंकि आखिरकार वह बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए हैं। अभी के लिए उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, लेकिन क्या पता वह बीमार पड़ जाएं तो वह जो भी कुछ कर रहे हैं वह सब व्यर्थ हो जाएगा ना। तो क्राउन प्रिंसेस कहती हैं, हाँ, मैं आपका संदेश उन तक अवश्य पहुंचा दूंगी। और क्राउन प्रिंसेस के चेहरे पर बहुत ज्यादा टेंशन होती है, और किम सोचता है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक रक्तपात भी हो सकता है। फिर हमें बताया जाता है कि क्राउन प्रिंस चिंग योंग के क्राउन प्रिंस बनने के 2 महीने बाद ही चिंग योंग को गद्दी पर बिठा दिया, और राजा तेजोंग ने अपने आप को सेवा निवृत्त राजा का पद दे दिया। तेजोंग को क्राउन प्रिंसेस की फैमिली वालों की बहुत ज्यादा चिंता थी, क्योंकि चिंग योंग के गद्दी पर बैठने के बाद उनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जैसे जैसे तेजोंग का क्राउन प्रिंसेस के रिलेटिव के ऊपर संदेह बढ़ता जा रहा था, तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे वह संदेह निश्चिंतता में बदल गया। फिर हम एक नौकर को देखते हैं, जो कि पुराने किंग तेजोंग को यह खबर देता है कि किंग संगीन, सिमजियोंग और पार्क सुप ने कुछ समय पहले एक प्राइवेट मीटिंग की है। और हमें बताया जाता है कि सिमजियोंग हायोंग का गवर्नर है, और उसके अंदर 3rd मिलिट्री डिवीजन आती है, और वह क्राउन प्रिंसेस के पिता का छोटा भाई है। और वह नौकर किंग को बताता है कि उस मीटिंग के दौरान किंग सुयोंग ने कहा है कि रिटायर राजा की उपस्थिति के कारण अभी के किंग की पावर बहुत ज्यादा लिमिटेड है, जिसे सुनकर तेजोंग कहता है कि ठीक है। फिर हमें बताया जाता है कि यह बात किंग के ऊपर कटाक्ष था कि किंग तेजोंग ने अपना ताज किसी और को पहनाने के बाद भी पूरी तरह से अपनी पावर को ट्रांसफर नहीं किया। और फिर हम राजा को आदेश देते सुनते हैं, जो कहते हैं कि उन सभी को उसका हर्जाना चुकाना पड़ेगा, जाकर उन्हें पकड़ लो। फिर हम क्वीन को देखते हैं, जो राजा से कह रही होती हैं कि यह सब तुमने मेरी फैमिली के साथ किया, तो यह सब काफी नहीं था क्या कि तुम हमारी बहू की फैमिली के साथ भी यह सब करने वाले हो? राजा को क्वीन की बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, और बाद में हमें बताया जाता है कि इस घटना को किंग संगिन कैद कहने लगे, और इस घटना में किंग संगिन को मौत की सजा मिली कि उसके हाथ पैर को बांधकर घोड़े से खींचा जाए, और वहीं सिम को आजीवन कारावास का दंड मिला, और क्राउन प्रिंसेस की फैमिली वाले सभी मेंबर्स को गुलाम बनाकर बेच दिया गया। और हमें बताया जाता है कि जब इतना सब हो रहा था तो सेजोंग, किम के फादर ने उस समय कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। अब से हम किम के फादर को सुजोंग कहेंगे। और हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर सुजोंग वो पढ़ रहा होता है, और क्राउन प्रिंसेस बहुत ज्यादा रो रही होती हैं, और अब से हम क्राउन प्रिंसेस को क्वीन कहेंगे। और किम सोचता है कि यदि क्वीन के साइड के रिलेटिव अच्छे हों तो वह बाद में एक अच्छा डिफेंस बन सकते हैं राजा के लिए। और वह सोचता है कि क्या वह अपने पिता को मनाए, लेकिन जब वह अपने पिता की शक्ल देखता है तो सोचता है कि मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, और बताता है कि रियल हिस्ट्री में भी ऐसा ही हुआ था। और अपने फादर का चेहरा देखकर कहता है कि इनके चेहरे को देखकर लगता है कि तेजोंग पुराने राजा और सिजोंग मतलब किम के फादर के बीच जरूर किसी प्रकार का एग्रीमेंट हुआ है। और सोचता है कि यदि ऐसा ही है तो हमारा कुछ न करना ही ठीक होगा। और हमें बताया जाता है कि जब तेजोंग ने पूरे राज्य में पूरी तरह से सफाई कर दी तो उसके बाद जो परिणाम हुआ उसे आसानी से साइड नहीं किया जा पाया। फिर हम कुछ लोगों को
देखते हैं जो अभी के राजा सेजोंग से कह रहे होते हैं कि हमें गद्दार की बेटी को रानी नहीं बनाना चाहिए, हमें उसे उसकी पोजीशन से हटा देना चाहिए। तब अभी का राजा सेजोंग कहता है कि यदि तुम ऐसे ही कहते रहे तो मैं अपना ताज पुराने राजा को वापस कर दूंगा, जिससे कि रानी रानी नहीं रहेंगी। और हम किंग तेजोंग को देखते हैं जो कहता है कि हम बिना किसी संदेह के किसी ऐसे इंसान को नहीं हटा सकते जिसने राजा के 3 बच्चों को जन्म दिया हो, और कहता है कि अब से तुम रानी को हटाने की बात नहीं करोगे। फिर हम किंग को देखते हैं जो अपने फादर द्वारा राज्यसभा में कहे गए शब्दों को जज कर रहा होता है और कहता है कि वहाँ ना बोलकर तुमने अच्छा काम किया, और कहता है कि मैं सोच रहा था कि आखिर मेरे फादर इतने ठंडे दिमाग से कैसे डिसीजन ले सकते हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक वॉरलॉर्ड की फैमिली में जन्मे हैं जैसे मैंने सोचा था। आपका खून आपको कभी धोखा नहीं दे सकता। वॉरलॉर्ड एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसका किसी एक छोटे से क्षेत्र के अंदर मिलिट्री, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कंट्रोल हो। इसे ऐसे समझ लो कि भारत में गोवा राज्य को पूरी तरह से छूट मिल जाए, लेकिन वह भारत से अलग नहीं हो सकता। और किम कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, फादर सबसे पहले अपनी रॉयल पावर को बढ़ाना चाहते हैं। और हमें बताया जाता है कि इतने सब कांड के बाद मिंग एम्पायर से एक एनवॉय आया था जिसने बहुत सारे क्वेश्चन खड़े किए, लेकिन अंत में सत्ता का ट्रांसफर आसानी से हो गया। और हम सेजोंग को देखते हैं जिसकी गोद में किम बैठा होता है। सेजोंग एक स्क्रोल पढ़ रहा होता है। हमें बताता है कि मिंग एम्पायर से भेजे गए एनवॉय को राजी करने के लिए, क्योंकि रिटायर्ड किंग तेजोंग का मिलिट्री के ऊपर कब्जा रहेगा, इसलिए सेजोंग को ओईआई पर हमला करना पड़ेगा और त्सुशिमा आइलैंड पर कब्जा करना होगा। और हम सेजोंग को देखते हैं जो कहता है कि यदि मेरे पास थोड़ी और पावर होती तो मैं हमला करने की कुछ और तैयारी कर सकता था। तभी किम सोचता है कि ई जंगून ओई पे हमला करने का परिणाम क्या था। क्या आक्रमण पूरी तरह से सफल हुआ था या आधा सफल हुआ था। वहाँ पड़ी स्क्रॉल को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ छोटे होने के कारण वह उसे नहीं उठा पाता और उसे बहुत शर्मिंदा महसूस होता है, जिसे देखकर सेजोंग कहता है कि मेरा बेटा अभी से नेशनल अफेयर्स में इंटरेस्ट लेने लगा और कहते हैं कि यदि तुम नेशनल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो तुम्हें पहले स्टडी करनी पड़ेगी। और सेजोंग वहाँ खड़े हेड यूनिक से कहता है कि अभी चीफ रॉयल सेक्रेटरी को बुलाओ। तो यूनिक कहता है जी महाराज। यूनिक को हमारी हिंदी भाषा में हिजड़ा कहते हैं। और फिर हम चीफ रॉयल सेक्रेटरी को देखते हैं जो किम को अपने कंधे पर उठाकर कहते हैं राजकुमार चलो चलते हैं। और किम पीछे लटका हुआ सोचता है कि मुझे तो पढ़ाई से नफरत है। और फिर हम किम को देखते हैं जो एक कोने में बैठा हुआ कहता है कि मैं ऐसे नहीं रह सकता, यदि ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी हॉबीज को पूरा किए बगैर जवानी में ही मर जाऊंगा। यहाँ तो मुझे केवल स्टडीज ही करनी पड़ती हैं जैसा हिस्ट्री में कहा गया था। और कहता है कि यदि मैं ऐसा नहीं करना चाहता तो मुझे पहले एक प्लान बनाना होगा। और बताता है कि प्लान का बेसिक है कि ग्रेट किंग सेजोंग फैनेटिक हैं। फैनेटिक का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो किसी रुचि या गतिविधि के प्रति अत्यंत उत्साही और समर्पित हो, जैसे कि हम लोगों को जेसीबी की खुदाई देखना पसंद है। और हमें बताता है कि सेजोंग ने लोगों के निर्देश के लिए उचित ध्वनि की स्क्रिप्ट बनाई। और हमें बताता है कि उन्होंने बहुत सी चीजों को बनाया। उन्होंने दी हेमिफेरिकल चंडेल को बनाया, उन्होंने डिवाइन मैकेनिकल एरोस को बनाया। और किम बताता है कि वह दूसरे लोगों के टैलेंट को पहचानने में भी सक्षम है। और फादर ने हिस्ट्री में कुछ महान लोगों को भी आगे बढ़ाया है। और फिर हमें नाम बताता है। सबसे पहले नाम जेंग योंग सिल जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर, साइंटिस्ट और इन्वेंटर होता है। और फिर हमें ली चोंग और ली सिन्योंग का नाम बताता है जो कि एस्ट्रोनॉमल होते हैं। और कहता है कि यदि मेरे फादर को नई चीजें पसंद है तो मुझे अपने फादर को मेरी साइड लाना होगा। और कहता है कि मुझे सबसे पहले कुशल कारीगरों को इकट्ठा करना चाहिए, यदि उनके पास कुछ स्किल्स नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं है। और कहता है कि मैं जल्द ही क्राउन प्रिंस बनने वाला हूँ, तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसे मैं ना कर सकूं। और कहता है कि यदि मैंने अपने कुछ कंप्लीट इन्वेंशन फादर को दिखाए तो फादर की जैसी पर्सनालिटी है वह मुझे जरूर फंडिंग देंगे, मतलब कि पैसे देंगे न्यू इन्वेंशन करने के लिए। और यदि मैंने कुछ और सफलताएं हासिल कर ली तो मेरी ताकत बढ़ने के साथ साथ मैं दूसरी फील्ड में भी एक्सपेंड कर सकता हूँ। और सोचता है कि यदि मैं ऐसा करूँ तो मेरी आगे की जिंदगी बहुत खुशियाँ भरी होगी। और कहता है कि हाँ, मुझे थोड़ी सी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, आखिरकार मैं मंत्रियों से बहस करते वक्त पीछे तो नहीं रह सकता, इसलिए मेरे पास पढ़ने के अलावा और कोई चांस नहीं है। और कहता है कि अब क्या बचा है। और उसी कुछ याद आता है और कहता है कि क्राउन प्रिंस की पढ़ाई कराने के लिए जितने लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें अपने बस में कर लेना चाहिए। और कहता है कि जब मैं मैच्योर हो जाऊंगा तो ये सभी लोग आगे जाकर बड़ी पोजीशन होल्ड करेंगे, इसलिए इन सभी लोगों को एडवांस में अपने अंदर ले लेना चाहिए। और सोचता है कि थोड़ा अच्छा होगा यदि मैं इन सभी को रोस्ट भी करूं। रोस्ट का मतलब है उन सभी का मजाक उड़ाना। और कहता है उन सभी को अपना गुलाम बना लूं तो और भी अच्छा है, जो कि सिर्फ मेरे कहने पर चले। और कहता है कि मेरे फ्यूचर के गुलाम मेरा इंतजार करो।